गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पायनियर है, पायनियर एकेडमी स्टूडेंट नागौर से। आज हम लोग एसएससी का मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, ए तथा बी दो मिश्र धातु हैं जिनमें सोना और तांबा 5:3 और 5:11 के रेशो में मिलाया गया है। ठीक है, ए और बी दो मिश्र धातु हैं और ये मिश्र धातु किसकी है? गोल्ड और कॉपर की। ठीक है, और दोनों का रेशो दोनों धातुओं में क्या क्या है? 5:3 मिश्र धातुओं में 5:3 और 5:11 है। ठीक है, को मिलाया गया है। इन दोनों धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी धातु बनाई जाती है सी। दोनों धातुओं मिश्र धातुओं को मिलाकर एक तीसरी धातु सी बनाई जाती है। तो बताइए सी धातु में गोल्ड और कॉपर का न्यू रेशो क्या होगा यदि दोनों धातुएं समान मात्रा में ली गई हैं? ए और बी दोनों को समान मात्रा में लिया गया है। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है गोल्ड और कॉपर है, ए और बी दो मिश्र धातुएं हैं। ठीक है बच्चों, एंड द रेशियो इज 5:3, 5:3 तथा 5:11 है। ठीक है, ए और बी दो मिश्र धातुएं हैं। पहली जो धातु है मिश्र धातु, उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो 5:3 और दूसरी मिश्र धातु में गोल्ड और कॉपर का रेशियो 5:11 है। कहता है दोनों को समान मात्रा में लिया जाता है। ठीक है, समान मात्रा में दोनों को लिया जाता है और मिलाकर एक सी धातु बनाई जाती है, धातु सी। तो बताइए उसमें गोल्ड और कॉपर का न्यू रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी न्यू रेशियो ऑफ गोल्ड और कॉपर? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी देखो दोनों ही समान मात्रा में ली गई हैं। ठीक है, अब देखो यहां ये मान लीजिए ये 5 किलो है तो ये 3 किलो हुआ और टोटल कितना हो गया? ये 8 किलो हो गया। अगर ये 5 kg है, ये 11 kg है, तो टोटल कितना हो गया? 16 kg हो गया। समझ रहे बात? ठीक है, मैं इसको 5 किलो मान लेता हूं, इसको 3 किलो मान लेता हूं, तो ये 8 किलो हो जाता है। ये 5 किलो है, ये 11 किलो, टोटल हो गया 16 किलो। ठीक है, अभी देखो कहता है दोनों को समान मात्रा में लिया गया। ये मान के चलते हैं ये एक 8 किलो की ईंट है। ठीक है, गोल्ड और कॉपर का ए प्रकार की है, 8 किलो की हो गई, और ये है 16 किलो की। ठीक है, अब दोनों को समान मात्रा में लेना है, तो इसका मतलब है ऐसी 2 यूनिट लेनी है, 2 ईंटें लेनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 16 किलोग्राम लेंगे और इसको भी 16 किलोग्राम लेके चलेंगे। समझ रहे बात? जब आप 8 किलो लेते हैं तो 5 किलो गोल्ड होता है, 3 किलो कॉपर। अगर आप 16 किलो लेंगे तो इसमें गोल्ड और कॉपर का न्यू रेशियो क्या रहेगा बच्चों? अगर आपने टोटल को डबल किया है तो इनमें आने वाली मात्रा भी डबल होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 10, और ये कितना होगा बच्चों? 6। समझ रहे बात? अगर आप 8 किलो लेते हैं तो इसमें 5 किलोग्राम गोल्ड होगा, 3 किलोग्राम कॉपर। अगर आप इसको, क्योंकि इस दोनों को समान मात्रा में, इसको 16 लेना है तो इसको भी 16 लेना है। ठीक है, तो ये 10 किलोग्राम होगा, ये 6 किलोग्राम। और जब इसको 16 किलोग्राम लेंगे तो ये 5 किलोग्राम होगा, ये 11 किलोग्राम। समझ रहे बात? ये भी 16 लेनी है, ये भी 16 लेनी है, तो इसमें 10 ये, 6 ये, इसको 16 लेंगे तो 5 ये और 11 ये। और देखो नया रेशियो क्या होगा इनका? अब ये 32 किलोग्राम जब पिघलाकर एक सी धातु बनेगी 32 किलोग्राम की, मैं 32 kg लिख देता हूं, तो ये कितना होगा बच्चों? 15 और ये 17। तो 15:17 का रेशियो आएगा गोल्ड और कॉपर का। ठीक है, कुल मिला के आप देख सकते हैं यहां पे ये 32 किलोग्राम आ रहा है। इस प्रकार आप ऐसे आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे। समझ रहे बात? ठीक है, और किसी क्वेश्चन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि भाई ये सीजल के लेवल का है या सब इंस्पेक्टर का, सीपीओ का तो एमटीएस में नहीं आएगा। ठीक है, या एलटीसी में नहीं आएगा, ग्रुप डी में नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन किसी में भी पूछा जा सकता है। समझ रहे बात? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। कहता है 561 रुपए की धनराशि। ठीक है, 561, 561 रुपए की धनराशि एबीसी में, 561 रुपए की धनराशि ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट की जानी है। 561 रुपए की धनराशि एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट की जानी है। इस प्रकार विभाग की जाती है
कि ए को बी से 120 रुपए अधिक मिले, ठीक है, ए को बी से 120 रुपए अधिक मिले तथा सी से 120 रुपए कम मिले, तथा सी से 120 रुपए कम मिले, ठीक है। तो बताइए बी का भाग क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है भाई ए को बी से 120 ज्यादा मिलने चाहिए और सी से 120 रुपए कम मिलने चाहिए, ठीक है। तो बताइए तीनों का रेशो क्या होगा या सी को क्या मिला, समझ रहे बात। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहते हैं भाई बी को 20 रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है। बी का क्या होगा पार्ट बी, इसको ए को क्या इससे 120 रुपए ज्यादा, तो इसको बच्चों कितना मिलेगा बी प्लस में 120। यही बात की जाती है कि भाई ए को बी से 120 ज्यादा मिलता है और ए को जो सी से 120 कम मिलता है, ए को सी से 120 कम मिलता है, इसका मतलब सी के पास ए से 120 रुपए ज्यादा, यही बात कही जाती है। तो बच्चों सी के पास कितना होगा, ये जो बी ए के पास है इतना तो है ही, प्लस में 120 रुपए और होगा, ठीक है। अभी देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। ए के पास बी से 120 रुपए ज्यादा है और ए के पास ए सी से 120 रुपए कम है, इसका मतलब सी के पास इससे 120 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब इतना रखो प्लस में 120 कर दो। तो अभी यहां हम दोबारा लिखते हैं इसको, बी के ए के पास है भाई बी प्लस में 120, ए के पास है और बी के पास है बी, और सी के पास कितना है बी प्लस में 120 और 120 240, और कुल मिला के बच्चों कितना है 561 रुपए है। समझ रहे बात। अभी देखो इन सबको जब आप प्लस करते हो तो कितना आता है 1 2 और 3, तीन तो आपके पास तो क्या बाद में मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो धनराशि है 3b आ रहा था 3 से पूरी तरह डिवाइडेड है। तो अब तो 3b की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसके भी जो कोई साइन इसका मतलब मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइडेड, 3 आ गया, 3 6 18 3 7 21। अब देखो बच्चों b इक्वल टू आ रहा है 67 आ गया b की वैल्यू। अगर आपको b की वैल्यू पूछता तो आंसर 67 आ गया, ठीक है। a की वैल्यू पूछेगा तो 67 में 120 प्लस कर देंगे, बट यहां पूछ रहा है सी की वैल्यू। अब देखो सी के पास कितना है b प्लस 240 रुपए, ठीक है। अब c इक्वल टू क्या आ रहा है b प्लस 240 रुपए, ठीक है। तो b की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 67 है, तो अब इसमें प्लस कर देते हैं हम लोग, तो 67 प्लस में 240 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ c। तो अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं बच्चों, ये आया हमारा 7, ठीक है। 10 की 0 आंसर है 307 विल बी द आंसर ऑफ सी, ठीक है। सी की वैल्यू आपके पास आ गई 307 रुपए। तो इस तरह से हम लोग इस पैटर्न को, इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूं आपके लिए। कहता है 561 रुपए की धनराशि एबीसी में इस प्रकार बांटनी है कि ए को बी से 120 रुपए अधिक मिले और सी से 120 रुपए कम मिले, तो बताइए सी को कितना प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरह का ये पैटर्न है, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बेल आइकन को दबा दें, और जो मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें आपको कितने क्वेश्चंस पहले से आते थे वो आप नीचे मेंशन करें। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है किसी परिवार में, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु एवरेज एज, फादर और मदर की एवरेज एज कितने 38 ईयर्स है, ठीक है। एक परिवार में फादर और मदर की औसतन आयु 38 वर्ष है, एवरेज एज 38 वर्ष है, और पिता
फादर, मदर और डॉटर, बिटिया, इन तीनों की औसत आयु 28 वर्ष है, तो बताइए बेटी की आयु क्या है। ठीक है, एक परिवार में पिता और मदर, माता, दोनों की आयु का एवरेज 38 वर्ष है और फादर, मदर और डॉटर की एवरेज एज 28 ईयर्स है, तो बताइए डॉटर की एज क्या है। देखो बच्चों, इसको दो तरीके से करते हैं। ठीक है, एक तो हमारा सिंपल जो मेथड है, भाई फादर और मदर दो लोग हैं, उनकी औसतन आयु 38 वर्ष है, तो टोटल कितने हुई 38 इंटू 2, ये कितना हो बच्चों 76 आ गया। ठीक है, अभी देखो तीन लोग हैं, फादर, मदर और डॉटर, इनकी कितनी है 28 है, 28 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 या 24, 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 7 8, ये आ गया 84। ठीक है, अब दो लोगों की कुल आयु 76 है और तीन लोगों की कुल आयु 84 है, तो बताओ डॉटर की एज क्या है। ठीक है, जब दो लोगों की आयु, तीन लोगों की आयु में से दो लोगों की आयु माइनस कर देंगे तो डॉटर की आयु रह जाती है। ठीक है, तो ये बच्चों कितना आता है 84 में से हम लोग 76 घटा देते हैं, इस केस में हमारे पास आता है 8 ईयर्स। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 7 आ गया, 8 24 का 4 हासिल 2। ठीक है, 3 दूनी 6, 7 8, ये आ गया 76, हम लोग माइनस करते हैं, ये आ गया 8 ईयर्स। अब देखो बच्चों, एक तो ये प्रोसेस है। ठीक है, पर हमने क्या करना, शॉर्टकट में करना, जल्दी है जल्दी। ठीक है, अभी देखो मैं इस क्वेश्चन को यहां समझाता हूं। फादर और मदर की औसत आयु बताई गई है 38 वर्ष। औसत का अर्थ क्या होता है, सब समान है। एवरेज मींस क्या होता है, सब समान है, सब बराबर है। ठीक है, इसका मतलब जब एवरेज 38 वर्ष बताई जाती है, इसका मतलब ये भी फादर भी 38 के हैं, मदर भी 38 के हैं। ठीक है, ये है। अभी देखो जब डॉटर की बात आती है तो क्या कौन कौन हो जाता है, फादर, मदर और डॉटर। इस केस में क्या हो जाता है, सबकी औसतन आयु 28 वर्ष है, तो तीनों की औसत आयु 28 वर्ष हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एवरेज 28 है तो 28 सबकी हुई। अब देखो बच्चों, जब फादर और मदर अलग थे तो उनकी औसतन आयु थी 38 वर्ष। जैसे ही बिटिया को उन्होंने सम्मिलित किया तो इनकी आयु घटकर कितने हुए 28। ठीक है, अभी देखो फादर की जो आयु है, इन दोनों की आयु जो 38 थी अब घटकर आएगी 28। क्यों, क्योंकि इनमें डॉटर की आयु इंक्लूड की गई है। तो फादर और मदर को कितने कितने का लॉस हुआ, 10 और 10 टोटल मिला के 20 का लॉस हुआ। 10 का लॉस हुआ फादर को और 10 का हुआ मदर को, तो कुल मिला के 20 वर्ष का लॉस हो गया। 20 वर्ष किसने दिए, कहां चले गए, ये डॉटर के पास चले गए, बिटिया के पास। बिटिया की औसत आयु 28 वर्ष बताई गई है, तो इसमें से 20 वर्ष जो है फादर और मदर के हैं, ये इसमें माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग क्या बचा 8 वर्ष। ये बच्चों 8 वर्ष जो है डॉटर की आयु आएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा समझ में नहीं आए तो मेरा एक एवरेज का लेक्चर है। ठीक है, उसमें मैंने 2 लेक्चर डाले हुए हैं। ठीक है, काफी विस्तार से समझाया हुआ, उस एवरेज वाले लेक्चर को अवश्य देख लें। ठीक है, सारी की सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो आप। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कहता है एक फैन है, पंखे का अंकित मूल्य 1400 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पंखे का अंकित मूल्य मार्क प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य है। ठीक है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1400 रुपए है, इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है, यानी डिस्काउंट दिया जाता है। बट्टा होता है डिस्काउंट। ठीक है, इस पर डिस्काउंट दिया जाता है, कितने का 10% का, 10% का इसमें डिस्काउंट दिया जाता है। तो कहता है कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि शुद्ध विक्रय मूल्य 1200 रुपए का प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो वो कहता है इसके बाद एक अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है जिससे वस्तु जो है 1200 रुपए में बेची जाती है। तो बताइए दूसरा डिस्काउंट कितने का हुआ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 1400 रुपए की वस्तु थी, उस पर 10% का डिस्काउंट मिला, तो 1400 रुपए की वस्तु, एक वस्तु थी, एक पंखा था। ठीक है, शॉपकीपर जो कस्टमर है दुकान पे गया, उसने शॉपकीपर से पूछा जी ये 1400 रुपए की वस्तु है, डिस्काउंट कितने का, उसने कहा 10% का। 10% मतलब कितना हुआ 140 रुपए। 140 रुपए उसने रेट कम कर दिया। ठीक है, अब 1400 रुपए की वस्तु थी, 140 रुपए कम होने के पश्चात कितने की हो गई बच्चों ये। ठीक है, ये 60 है हमारा, 1260 की हो गई। ठीक है, 1260 की है। अब वो 1260 रुपए दुकानदार ने मांगी जी, 1260 रुपए की वस्तु है, आप दे दो। ठीक है, तो कस्टमर क्या कहता है जी मैं तो आपको रोज का ग्राहक हूं, ठीक है, आपसे सामान लेता हूं, तो आप मुझे एक डिस्काउंट और दो, मैं तो आपको दूंगा 1200 रुपए। ठीक है,
एक डिस्काउंट और चाहिए मुझे, ठीक है। मान लीजिए वो कहता है भाई मुझे एक डिस्काउंट दे, अभी 1200 की बात नहीं करते, वो कहता है जी एक डिस्काउंट और दे दो। अब जो शॉपकीपर है कुछ दिमाग में अंदाजा लगाता है और एक डिस्काउंट देता है और वस्तु को भेज देता है 1200 रुपए की, ठीक है। अब देखो अगर वो यहां पे एक अतिरिक्त डिस्काउंट दे रहा है, अगर ये डिस्काउंट नहीं देता तो वस्तु बेची जाती 1260, यहां एक डिस्काउंट देने के पश्चात बेची गई है 1200 की, तो कितने का डिस्काउंट दिया उसने? 60 रुपए का डिस्काउंट दिया। और जो क्रमिक बट्टा होता है, बट्टे के बाद बट्टा मिलता है, वो किस पर लागू होता है? जो पहला बट्टा देने के पश्चात जो धनराशि आई गई वो यहां पे इस पर नहीं मिलेगा। वो कहता है मार्क प्राइस पर एक तो बट्टा दे दिया, ठीक है, 1260 की हो गई, अब एक और बट्टा दिया जा रहा है, ठीक है, अभी वो आ गया 1200 रुपए का, ठीक है। अब देखो 60 रुपए का एक अतिरिक्त डिस्काउंट मिला, वो किस पे मिला होगा? 1260 पर। तो हमने ये देखना है कि 1260 का कितना प्रतिशत है, जिसे काला गाँव से नीचे रखते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1260, ये तो हम लोग इसको काट देते हैं बच्चों, 0 से 0 काटा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ठीक है, 21 चौक 84 आता, ठीक है, 16/21 ये आपका आता है जो अतिरिक्त बट्टा दिया गया वो आता है। समझ रहे बच्चों? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक्स बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।